मैं बता रही थी कि हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे थे, किस तरह से संस्कृत से हिंदी का सफर तय हुआ। देखो ये जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे ये हमारा चैप्टर सेकंड है। फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं। सबसे पहले बात तो इस चैप्टर को पढ़ने का आपका मेन मोटिव क्या है कि हिंदी की उत्पत्ति को जानना, क्योंकि आपके पेपर में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो एमसीक्यू फॉर्म में जो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, और दूसरा आते हैं एक्सप्लेन करने वाले। तो दोनों ही चीजें आपको याद रहेंगी। देखो आपसे क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले जो हिंदी थी वो किस रूप में प्रयोग की जाती थी। तो सबसे पहले जो हिंदी प्रयोग की जाती थी वो संस्कृत में प्रयोग की जाती थी। संस्कृत प्रयोग की जाती थी। संस्कृत का ही रूप जब बदलता रहा तो बदल बदल करके पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी हो गया। ठीक है। अगला है इसके बाद हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कहाँ से हिंदी भाषा बनी, कैसे हिंदी भाषा चली। देखो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि हिंदी भाषा में सबसे पहले संस्कृत का ही प्रयोग होता था, है ना। संस्कृत के बाद बनी कौन सी भाषा, पहले याद करिए इसे। संस्कृत के बाद बनी पाली। संस्कृत के बाद बनी पाली। सबसे पुरानी हिंदी अगर आप कहें कि सबसे पहले जो हिंदी का सफर तय हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था, संस्कृत से। किससे हुआ था, संस्कृत से। ठीक है। हिंदी भाषा का विकास, जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा का जो विकास है ना, सिर्फ हिंदी में हिंदी के ही शब्द नहीं आते। हमारे देश में अलग अलग लोग आते रहे और हिंदी का जो रूप था ना वो बदलता गया। सबसे हमारे यहाँ पर यूरोपीय लोग आए, हमारे यहाँ पर अरबी लोग आए, फ्रांस से लोग आए। तो जो जो लोग यहाँ पर आते रहे सब अपनी अपनी भाषा के कुछ ना कुछ तत्व छोड़ते गए। मतलब उनकी भाषा को जब हमने प्रयोग किया तो हमने अपनी भाषा में उनके शब्दों को ले लिया। जैसे अगर मानो रेलगाड़ी अगर मैं बोलती हूँ तो रेलगाड़ी पहला शब्द है रेल, जो कि इंग्लिश भाषा का है, इंग्लिश लैंग्वेज का है। दूसरा शब्द है गाड़ी। तो गाड़ी कौन सी भाषा का शब्द है, हिंदी का। रेल इंग्लिश में बोला जाता है, गाड़ी हिंदी में बोला जाता है। तो रेल और गाड़ी जब दोनों मिलाएंगे तो बनता है रेल गाड़ी। हमने क्या करा, एक शब्द तो अपनी हिंदी भाषा का लिया, एक अंग्रेजी भाषा का शब्द ले लिया, दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बना दिया, रेलगाड़ी। ऐसे ही कई शब्द है। चाकू शब्द सुना है, काजू सुना है, चाकू, काजू, ये शब्द हिंदी भाषा के नहीं है। ये सब हिंदी भाषा के शब्द नहीं है। हमारे देश में अलग अलग लोग आए, हमारे देश में तुर्की लोग आए, हमारे देश में अरबी लोग आए, हमारे देश में फ्रांसीसी लोग आए। सब अलग अलग भाषाओं के शब्द हमारे देश में छोड़ते गए और हमने हिंदी भाषा में उनको मिला लिया। ठीक है। आगे दे रखा है कि काल कर्म के अनुसार भारतीय भाषाओं का वर्णन किया गया है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 11,000 ईसा पूर्व। जो मैंने अभी आपको बताया ना कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक वैदिक हिंदी या जिसे हम संस्कृत बोलते हैं उसका प्रयोग होता था हमारे देश में। पाली का प्रयोग कब होता था, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। देखो ये कर्म है, इसको ना याद करना पड़ेगा। संस्कृत, संस्कृत से बनी पाली, पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से बनी अपभ्रंश, अपभ्रंश से बनी हिंदी। ठीक है। देखो हिंदी तीन प्रकार की मानी जाती है। हिंदी के जो काल विभाजन है वो तीन आधार पर किया जाता है। आदिकाल में तीन प्रकार की हिंदी मानी जाती थी, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। जो आज हम हिंदी बोल रहे हैं वो है हमारी आधुनिक हिंदी, यानी कि नई हिंदी। ठीक है। मैं आपको सबसे पहले इसमें बताती हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर हम पढ़ रहे हैं तो इतिहास में क्या होता है, पहले ना हिंदी को 4 भागों में आपको बांटना पड़ेगा। एकदम से हिंदी ऐसी इतनी अच्छी नहीं बोली जाती थी जैसे आज हम बात कर रहे हैं ना, इस तरह की हिंदी नहीं थी। पहले की जो हिंदी थी वो अलग थी, फिर थोड़ी सी और बदली, फिर थोड़ी सी और बदली, फिर थोड़ी और बदली। तो इस आधार पर 4 भागों में हिंदी को
काल विभाजन किया गया है हिंदी साहित्य का। साहित्य का मतलब होता है, देखो आप पढ़ते हो कविताएं भी होती है हिंदी में उपन्यास भी होते हैं, है ना, अलग अलग चीजें होती हैं। तो हिंदी का जो पूरी सबकी सब कविताएं हैं उनको 4 भागों में बांटा गया, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम एक ही साथ किसी चीज को मिक्स करके रख देंगे तो उसकी खिचड़ी बन जाती है, समझ नहीं आता ना कुछ भी कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आता। अगर हम अपने कपड़े, घर में मम्मी के कपड़े, हमारे कपड़े, पापा के कपड़े सबके एक साथ रख दें तो किसी को अगर अपने कपड़े चाहिए तो मिल नहीं पाते ना, नहीं मिल पाते ना, अलग अलग रहेंगे तो सबको अपने अपने कपड़े फटाफट मिल जाते हैं। तो इसीलिए किसी भी चीज को बांट करके रखने से समझ आने में ज्यादा आसानी होती है ना। तो इसीलिए हिंदी का भी इसी आधार पर काल विभाजन किया गया। क्या शब्द यूज किया मैंने? काल विभाजन। काल विभाजन मतलब टुकड़ों में बांटना हिंदी को, कि हिंदी की जितनी कविताएं शुरू से लिखी गई, कितनी कविताओं की जो बहुत बड़ी किताबें लिखी गई, सबको अलग 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 कालों में बांटा गया। काल, काल या कालखंड भी बोल सकते हैं उसको। तो हिंदी के इसी आधार पर मुख्य रूप से 4 काल होते हैं। कौन से काल होते हैं? 4। सबसे पहला काल होता है हमारा आदिकाल। कौन सा काल? आदिकाल। फिर आता है भक्ति काल, फिर आता है भक्ति काल। सूरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, ठीक है, जो भगवान के जितने भी गीत गाए गए थे वो सब भक्ति काल में आएंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, फिर आएगा आधुनिक काल। जो आज का समय चल रहा है, जो आज की कविताएं जो हम पढ़ते हैं वो आधुनिक काल में आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो मैं आज इसमें आपको करवाऊंगी आदिकाल या वीर गाथा काल। आदिकाल को कुछ लोगों ने वीर गाथा काल भी कहा है। कुछ लोगों में कौन आते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हाँ, फिर से बताओ एक बार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हाँ, ये आते हैं हमारे आदिकाल या वीर गाथा का। आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल का नाम दिया। देखो 4 काल मैंने आपको बताया। सबसे पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा काल रीति काल, वेरी गुड, चौथा अरे वाह, आपको तो सारे के सारे काल बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अब देखो आदिकाल को ना सबने आदिकाल नहीं माना। सबने ये नहीं माना कि भाई ये आदिकाल है तो हम आदिकाल को आदिकाल के नाम से ही ले लेंगे। सभी लेखकों ने अपने अलग अलग आदिकाल के लिए नाम रखने की कोशिश की। कुछ ने इसको आदिकाल बोला तो कुछ ने इसे वीर गाथा काल बोला। वीर गाथा काल क्यों बोला? क्योंकि इस काल में क्या होता था कि जो बहुत बड़े बड़े महान वीर होते थे ना, बहुत बड़े बड़े योद्धा होते थे, उन पर कविताएं लिखते थे। राजा महाराजा अपने जो महल होते थे ना, उनमें क्या करते थे? देखो आज हमारे समय पर तो फोन भी है हमारे पास, टीवी भी होता है ना, लैपटॉप भी है, सब कुछ है। तो हम अपना मनोरंजन इन चीजों से कर सकते हैं। अगर हमें गाने सुनने हैं, हम म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, हमारे पास गाने के लिए म्यूजिक सिस्टम है, सब कुछ बच जाता है। फोन है, वीडियोस देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। पर उस समय पर राजा महाराजा जो होते थे उनको अपने भाई कभी कभी मन करता था उनका कि कुछ अच्छा सा गाना सुने, तो उनके पास म्यूजिक सिस्टम नहीं होता था ना। तो वो क्या करते थे, जो बड़े बड़े कवि होते थे उनको अपने दरबार में रख लेते थे। ठीक है, तानसेन का नाम सुना है? बहुत बहुत अच्छे, बहुत बड़े सिंगर हैं, है ना, बहुत महान गायक रहे हैं पुराने समय के, आज के नहीं, बहुत पुराने पहले के समय के। तो तानसेन क्या थे? वो भी एक दरबारी कवि थे, जिनके दरबार में वो रहते थे उनके लिए वो कविताएं लिखते थे, गाते थे उनको। ठीक है, तो इसीलिए आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा गया है? कि राजा महाराजा क्या करते थे, अपने दरबार में कवियों को रखते थे और उनको कहते थे कि हमारी जो जो हम युद्ध लड़के आए ना उस पर कविता लिखो। तो इसीलिए जो उस समय की कविताएं हुई, सबसे पहला काल है आदिकाल। इसका समय जो है वो है 1350 से लेकर के 1300
1050 से शुरू होगा और 1350 ईस्वी तक रहेगा। 1050 से 1350 ईस्वी तक रहेगा। ठीक है। आदिकाल को अलग अलग, मैंने भी बताया ना कि अलग अलग कवियों ने, अलग अलग लेखकों ने अलग अलग नाम दिए। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताती हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास को जब वर्गीकृत किया जाता है तो सबसे पहले आदिकाल की चर्चा की जाती है। यह हिंदी साहित्य का पहला काल है। कौन सा काल है ये? हिंदी साहित्य का पहला काल। अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल को अलग अलग नामों से पुकारा है। उदाहरण के लिए मिश्र बंधु, तीन लेखक हैं मिश्र बंधु जिनको बोला जाता है। श्याम, इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया। क्या नाम दिया है? प्रारंभिक। प्रारंभिक का मतलब प्रारंभ यानी कि शुरुआत। ठीक है। दूसरे हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने आदिकाल को आदिकाल नहीं, क्या नाम दिया? वीर गाथा काल। ठीक है। वीर जो होते हैं, महान वीर जो थे, उनका वर्णन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वीर गाथा काल। अगले हैं हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने इस काल को संधि काल या चारण काल कहा है। चारण कवियों की के ऊपर कविताएं लिखी जाती थी, इसीलिए इसको संधि काल और चारण काल कहा जाता है। अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल को आदिकाल कहा है और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है वो आदिकाल नाम से ही है इस काल की। ठीक है। अभी मैंने आपको समय बताया 1000 से लेकर 1350 ईस्वी का समय आदिकाल का माना जाएगा। ये लिख लीजिएगा। 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी का समय आदिकाल। ठीक है। 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी का जो समय है वो आदिकाल माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल की प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियां मतलब होता है किसी भी चीज की विशेषता। प्रवृत्तियां क्या होती है? किसी भी चीज की विशेषता। ठीक है। तो आदिकाल जैसे हर काल की आपको विशेषता पढ़ने के लिए मिलेगी। हर जो भी काल आप इसमें पढ़ोगे, हर एक की आपको कोई ना कोई नई विशेषता मिलेगी। ठीक है। विशेषता पे आने से पहले मेरे को एक बार फिर से बताओ, मिश्र बंधुओं ने इसको क्या नाम दिया? प्रारंभिक काल। क्या बोला मिश्र बंधुओं ने इस काल? प्रारंभिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे आदिकाल या वीरगाथा काल कहा है। अगला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उन्होंने इसको संधि काल एवं चारण काल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे क्या बोला? संधि काल और चारण काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे आदिकाल या वीरगाथा काल कहा है। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है और उसी के हिसाब से आदिकाल सबसे ज्यादा फेमस हुआ। चलो दो के तो याद रहेंगे, आदिकाल और वीरगाथा काल, इसको बोलते ही याद रहेगा। आदिकाल बोला हजारी प्रसाद द्विवेदी और वीरगाथा काल बोला रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल की प्रवृत्तियां मतलब विशेषता। आदिकाल पर विचार करने से पूर्व आदिकाल की प्रवृत्तियों पर विचार करना आवश्यक है। यह वह समय था जब आक्रमण और उद्योग का बाहुल्य था, मतलब बहुत ज्यादा आक्रमण होते रहते थे। ऐसे समय में क्षत्रिय अथवा सैनिकों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग ले। जगनिक कवि द्वारा रचित वीर रस का एक उदाहरण प्रस्तुत है। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु सोरे लो जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। मतलब क्या होता था कि भाई युद्ध बहुत होते थे, तो ये माना जाता था कि ज्यादा से ज्यादा जो सैनिक है ना, क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय मतलब जो जिनके पास भाला होता था, जिनके पास
कमान होती थी कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा लोग ये ना हो कि वो डर के बैठ जाएं, वो ज्यादा से ज्यादा इस युद्ध भूमि पर जाएं और जाकर के लड़े। उपयुक्त पंक्तियों में पशुओं का उदाहरण देकर क्षत्रिय सैनिक की अधिकतम आयु 18 वर्ष मानी गई है। अभिप्राय यह है कि क्षत्रिय धर्म युद्ध में वीरता दिखाकर वीर गति को प्राप्त होने में है। यदि क्षत्रिय 18 वर्ष का होने तक वीर गति को प्राप्त ना हो तो ऐसे क्षत्रिय का जीना व्यर्थ है। अच्छा, आप ये पूछ रहे थे ना कि हमें नहीं पता, जो ये मैं आज बता रही हूँ ना हिंदी साहित्य का काल विभाजन, ये आपको अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हो तो आपको पूरा मिल जाएगा कि कौन कौन से। ठीक है, मम्मी पूछ रहे थे ना मुझसे। हाँ, तो मम्मी को एक बार बता देना कि गूगल पे भी ढूंढेंगे ना हिंदी साहित्य का काल विभाजन, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। उपयुक्त पंक्तियों में पशुओं का उदाहरण देकर क्षत्रिय सैनिक की अधिकतम आयु 18 वर्ष मानी गई है। अभिप्राय यह है क्षत्रिय धर्म युद्ध में वीरता दिखाकर वीर गति को प्राप्त होने में है। यदि क्षत्रिय 18 वर्ष का होने तक वीर गति को प्राप्त ना हो तो ऐसे क्षत्रिय का जीना व्यर्थ है। राजाओं के परस्पर संघर्षों से समाज में अराजकता और विद्रोह का वातावरण उत्पन्न हो गया था। विदेशी आक्रमणकारी जनता पर अत्याचार कर रहे थे। राष्ट्रीयता का संकुचित रूप आदिकाल की एक अन्य विशेषता रही है। प्रजा की दुर्गति का कारण शासन ही नहीं, सामाजिक कुरीतियां भी बनती जा रही थी। जाति व्यवस्था अपने चरम पर थी। सामाजिक कुरीतियों के चलते प्रजा बेहाल थी। युद्ध, अंधविश्वास और महामारियों का प्रकोप भी प्रजा पर बढ़ता जा रहा था। ऐसे समय में अधिकतर कवि, जो दरबारी कवि होते थे, वे जिनके बारे में मैंने बताया, राजाओं की व आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लगे हुए थे। उनका एकमात्र मंतव्य अपनी चाटुकारिता से राजाओं को प्रसन्न करना और युद्धों का सजीव वर्णन करना था। मतलब वो क्या चाहते थे कि सिर्फ अपने जितने भी राजा वगैरह है ना, उनकी बहुत बड़ी बढ़ाइयां करें, उस पर बढ़ाई करके उनको ऐसा जो भी चीजें लिख करके दे वो ऐसी लिख करके दे कि उन्हें ये हो कि हाँ बड़ी हमारी बढ़ाइयां कर रहे हैं तो चलो इनको इनाम देते हैं। ये सोच करके लिखते थे, क्योंकि उनको फायदा मिलता था। जब किसी की हम बढ़ाई करेंगे तो वो खुश होगा, और खुश होकर के राजा क्या करते थे, इनाम देते थे।